वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है जो उसमें हम टॉपिक कवर करने वाले वो है कॉमर्स, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड हिंड्रेंसेस। हम देखेंगे कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, रुकावटें, बैरियर, जो भी हम कॉमर्स में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम हिंड्रेंसेस बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। इसके दो पार्ट है, एक इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री और उनके भी सब टाइप्स। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स में दो टर्म इंक्लूडेड है, एक ट्रेड है, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। जब भी हम शॉप पे कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसे परचेज करते हैं और दुकानदार उसे सेल करता है। यही परचेज और सेल ऑफ गुड्स को हम ट्रेड बोलते हैं। जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं या परचेज और सेल करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हमारा परचेज और सेल ऑफ गुड्स अच्छे से हो जाए। उन सबको हम बोलते हैं फैसिलिटीज़, या फिर उसको हम सर्विसेज भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। But there are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sales of good. These are called services or auxiliaries to trade and includes transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing. तो जो जो सर्विसेज या फैसिलिटीज़ हमको लगती है जिससे हमारा ट्रेड अच्छे से हो पाए, बाइंग एंड सेलिंग अच्छे से हो पाए, वो सारी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट आती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, और इन सबको ही हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप लोकल शॉप पे जाते हो गुड्स परचेज करने, वहाँ पे गुड्स आया कैसे कैसे आया। सपोज एक ट्रक से आया, ट्रक से गुड्स दुकान पे डिलीवर्ड हुआ, तो ट्रक प्रोडक्शन, जहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक शॉप पर आया, कैसे आया, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और शॉपकीपर ने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ओनर है उसको कांटेक्ट भी किया होगा, कैसे, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये सारे क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो हमें हेल्प करती कि हम और अच्छे से हमारा बाइंग एंड सेलिंग कर पाए और अच्छे से ट्रेड कर पाए। और कॉमर्स में क्या होता है, ये दोनों चीज़ कॉमर्स में इंक्लूडेड है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। ये दोनों कॉमर्स में इंक्लूडेड है, मतलब कॉमर्स में ट्रेड भी है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी है। कॉमर्स therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. अभी हम जब वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी तो हम उसमें डिटेल में समझेंगे ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। कॉमर्स क्या करता है, एक लाइन जोड़ देता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। कैसे जोड़ देता है, आप लोकल शॉप पे जाओगे, आपको कोई भी गुड्स पसंद है, प्रोडक्ट पसंद है, आप खरीदोगे और घर पर ले जाओगे। लेकिन वो गुड्स या प्रोडक्ट आया कैसे, प्रोड्यूसर्स के पास या शॉपकीपर के पास कैसे आया, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से वो लेंगे गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, शॉप पे जाएगा और फिर कंज्यूमर उसको लेगा। और कैसे लेगा, ट्रेड के थ्रू, क्योंकि ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो कॉमर्स क्या करता है, नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल, आपको कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करवाना हो तो विदाउट कॉमर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉमर्स में क्या क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग आता है। तो आपको कुछ भी चाहिए तो आपको पहले बाय करना पड़ेगा कोई से भी वेबसाइट पे, सपोज अमेज़ोन से, फिर वो डिलीवर्ड होगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और फिर आप कम्युनिकेट भी तो करते हो बीच में, और इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हो और एड्रेस एक्सचेंज करते हो। तो ये सब जो है कॉमर्स का पार्ट है। जो सारी एक्टिविटीज़, जो भी प्रॉब्लम्स जो आती है कॉमर्स में, या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है जिससे हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना हो पाए, वो सारी एक्टिविटीज़ या उसको बोलते हैं हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, और वो सारी हिंड्रेंसेस कॉमर्स रिमूव करता है। ठीक है। Thus, all the activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce.
द हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फिनेंस। अब हम डिटेल में देखते हैं कि हिंड्रेंसेस क्या होता है। हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम होता है। अब हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन क्या होता है? हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन मतलब हमको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या पहुंचाना है, एक्सचेंज करना है या गुड्स डिलीवर करना है, गुड्स पहुंचाना है। सपोज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, शॉपकीपर से कंज्यूमर तक गुड्स हमको पहुंचाना है। तो ये जो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन है, इसमें क्या होता है, जो शॉपकीपर है उसको गुड्स अवेलेबल है और वो कंज्यूमर को दे देता है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स है वो कंज्यूमर को दे देते हैं। तो ये जो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक गुड कैसे पहुंचेगा? ट्रेड के थ्रू पहुंचेगा। ट्रेड में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेड के थ्रू क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक गुड्स आसानी से पहुंच जाता है। तो ये जो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन है वो कॉमर्स रिमूव कर देता है। फिर आ जाता है हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे कर पाए, हम गुड्स पहुंचा कैसे पाए, एक जगह से दूसरी जगह तक हम कैसे गुड्स पहुंचा पाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पहुंचा पाएंगे ना। अभी मैंने बताया था अमेज़ॉन से अगर आपको कुछ सामान ऑर्डर किया तो वो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन के ही थ्रू ही पहुंचेगा ना, या तो कोई से ट्रक से या तो ट्रेन के थ्रू पहुंचेगा। जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे आपका सामान पहुंच जाएगा। Transport remove the hindrances of place by moving goods from the place of production to the markets of for sale. जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से सामान मार्केट में जो जितनी भी शॉप से वहाँ पे डिलीवर्ड होगा, और मार्केट में जितनी भी शॉप से सामान डिलीवर्ड हुआ तो जो लोकल लोग ये जो वहाँ पर रहते हैं वो इजीली जाके पास के शॉप से वो सामान खरीद सकते हैं। उनको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास आसपास सारा सामान अवेलेबल है आपके लोकल मार्केट में। तो ये अवेलेबिलिटी कैसे है? ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। आपके लोकल मार्केट में जब गुड्स अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से ख़रीदते हो। अगर गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ से आप परचेस नहीं करोगे। तो जब गुड्स अवेलेबल होता है टाइम पे, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो है वेयर हाउस जो होते हैं, वेयर हाउस में क्या होता है, गुड्स स्टोर्ड होता है बहुत टाइम तक। और ये वेयर हाउस जो होते हैं ना, ये आसपास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। क्योंकि देखो प्रोडक्शन तो एक जगह पर ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपकी जो आप सिटी है वहाँ पे अगर गुड्स या सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो गए तो आप वहाँ प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ जाओगे, ठीक है। चलो अगर आपके सिटी से पास में भी है तो हर किसी की सिटी के पास तो नहीं होगा ना, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो फैक्ट्री पास में नहीं होगी। तो क्या होता है, बहुत सारे एरियाज़ में आसपास वेयर हाउस बने होते हैं, या फिर उनको स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं, जहाँ पे ना सारे प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े लोकल एरिया में जो मार्केट है उनको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से जाके अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लें। तो ये हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम वेयर हाउस के थ्रू रिमूव हो जाता है। Storage and warehousing activities remove the hindrance of time by facilitating holding of stocks of goods to be sold as and when required। जब भी ज़रूरत पड़े हमें गुड्स की या स्टॉक की, हम वेयर हाउस में जाए और वेयर हाउस से जाके हमारी दुकान पे रख लें। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क कैसा? अगर आपका गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आप पहुंचा रहे हो ट्रक के थ्रू या कैसे भी, लेकिन रास्ते में वो एक्सीडेंट हो जाता है तो गुड्स सारा टूट जाता है, या तो गलती से आग लग जाती है, या तो चोर चोरी कर लेता है, तो आपका गुड्स तो गया और आपका नुकसान भी हो गया, ऊपर से आपका प्रॉफिट भी कम हो गया और खर्चा भी बढ़ गया। तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए हम हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करवाते, ताकि जो भी हमको लॉस हुआ उसको इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। हिंड्रेंसेस ऑफ फिनेंस। अगर हमें हमारा बिजनेस खोलना है, या तो स्मॉल स्केल पे खोलना है या तो लार्ज स्केल पे खोलना है, उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें कैश मनी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना कैश के, बिना फंड्स के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ना ही हम रॉ मटेरियल परचेज कर पाएंगे।
capital required to undertake the above activities is provided by banking and financial institution. तो हमें फंड से जो रिस्क है हमारा और जो प्रॉब्लम है फंड्स की, उससे ओवरकम करने के लिए हमें बैंक हेल्प्स करती है. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम हमारा फंड्स जो है अरेंज कर पाए. और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो हमारी कंपनी को क्या करते हैं, फंड्स देते हैं. ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है. ट्रेड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमर्स की. ट्रेड में क्या होता है, सेल होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स, आइदर फिजिकल और वर्चुअल. या तो फिजिकल या तो वर्चुअल. या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या तो फिर आप लोकल शॉप पे जाके ख़रीद लीजिए. कैसे भी हो तो सेल तो हो रहा है ना, ट्रांसफ़र तो हो रहा है, एक्सचेंज तो हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है तो वो क्या होगा, ट्रेड होगा. ट्रेड इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स. बिना ट्रेड के हम हमारे प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक गुड्स नहीं दे सकते या नहीं पहुंचा सकते. तो कंज्यूमर्स को अगर गुड्स चाहिए तो वो दुकान पे जाके परचेस करेगा, है ना, और जो प्रोड्यूसर है सेल करेगा, तो परचेज एंड सेल होगा. इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं. तो बिना ट्रेड के हम कैसे कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते. तो ट्रेड क्या करता है, मदद करता है कि हम हमारा जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक पहुंचाएं. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें ट्रेड में बहुत मदद करती है. ट्रेड में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करती है, जिससे क्या होता है, ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाता है. और बिना ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ट्रेड पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है. इन्हें हम सर्विसेज भी बोल सकते हैं या फैसिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, जो कि हमको ट्रेड में मदद करती, एज वेल एज ये सब हमको इंडस्ट्री में भी मदद करती है. जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है. अभी हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ब्रीफली देख लेते हैं. In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business activity. सिर्फ ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको पूरा करने में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मदद करती है. बिजनेस एक्टिविटी में भी हेल्प करती है. और हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि इंडस्ट्री में जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ है उसमें ये सब ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब आता है, उसमें ऑलरेडी ये सब इंक्लूडेड है. तो इंडस्ट्री विदाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के पॉसिबल नहीं है. बिना ट्रांसपोर्ट के कुछ भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है. बिना बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग जो भी है, ये सब क्या सपोर्ट सर्विसेज है जो कि हमको ट्रेड करने में मदद करती है. एक्टिविटीज टू ट्रेड आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो. एक एक करके हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ेंगे. सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे जो साउथ इंडिया में है, मसाले बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और वहाँ पे मसाला की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है. लेकिन क्या साउथ इंडिया के लोग ही मसाले कंज्यूम करते हैं, क्या वही मसाले का उपयोग करते हैं? नहीं. ऑल ओवर द कंट्री में मसालों का उपयोग होता है, यहाँ तक कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में भी. तो ये जो मसाले हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कैसे पहुँचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये मसाले नहीं पहुँच सकते. ठीक है. वैसे ही टी जो है आसाम में प्रोड्यूस्ड होती है, लेकिन हमारी कंट्री में सारी स्टेट में टी कंज्यूम होती है. तो आसाम से हम परचेस करने थोड़ी जा सकते हैं टी. ठीक है, ये तो हमारे लोकल दुकानों में अवेलेबल है तो हम इजीली परचेस कर सकते हैं. इनको लोकल दुकानों में किसने अवेलेबल कराया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. आसाम से ट्रांसपोर्टेशन हुआ हमारी टी का और ये सारी जगहों पे पहुंचा दिया गया, या तो रोड से, या तो ट्रेन से, या तो कोस्टल शिपिंग से, या भी कैसे भी जो ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कोई से भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ये हमारे लोकल एरिया में अवेलेबल हो गई, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ. वैसे ही गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको कंज्यूम सारी कंट्री करती है, इंडिया हो या दूसरी अदर कंट्री. तो वहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही करेंगे. इंडिया में भी अगर दूसरी स्टेट्स में पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू. वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जूट होता है, वैसे ही यूपी में शुगर होता है. तो ये जो सारी जो पर्टिकुलर चीज़ें जो पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोड्यूस होती है उनको सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक पहुँचाने में ट्रांसपोर्ट मदद करता है. ठीक है.
वैसे ही अगर हमारी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वहाँ पे रॉ मटेरियल आपको पहुँचाना है, जहाँ से आपने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से प्रोडक्शन फैक्ट्री में पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुँचा पाओगे। और फिनिश गुड जब हमारा तैयार हो गया है, प्रोडक्शन हो गया है गुड्स का, उसको हमको लोकल मार्केट में पहुँचाना है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। वैसे ही कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना कम्युनिकेट करे, बिना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, कंज्यूमर्स कैसे बताएंगे प्रोड्यूसर्स को कि हमें ये गुड्स चाहिए, आप ये गुड्स हमें अवेलेबल कराओ। ठीक है, वैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आप आपका एड्रेस जो है अमेज़ॉन पे देते हो, एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह सब देते हो, उसके बाद ही वो आपके घर पे, आपके एड्रेस पे डिलीवर करेंगे। बिना एड्रेस के थोड़ी ना वो आपके घर पे डिलीवर कर सकते। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देयर इज़ ऑल्सो नीड ऑफ फॉर कम्युनिकेशन facilities so that producers, traders, and consumers may exchange information with one another. Thus, postal services and telephone facilities may be regarded as auxiliaries to business activities. Second है banking and finance. अभी हमने hindrances of finance में डिटेल किया था कि हमें क्यों फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमें हमारा बिजनेस खोलना है या तो फिर हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अगर हम पे प्रोडक्शन भी करना है तो हमको रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए भी फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे अदर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, हमें बैंक उसमें हमारी मदद करती है। कमर्शियल बैंक क्या करती है, हमें लोन देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देती है। जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको करेंट अकाउंट होता है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 300 रुपीज़ हो लेकिन आप 500 रुपीज़ विड्रॉ करा सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वैसे ही कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन्स, एडवांसेस, ये सब कमर्शियल बैंक हमें देती है। इन फॉरेन ट्रेड, कमर्शियल बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स। इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेरिका एक्सपोर्टर है, वो इंडिया में मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रही है और इंडिया इम्पोर्टर है, वो अमेरिका से मेडिसिन परचेज़ कर रही है। तो जो परचेज़ करता है दूसरी कंट्रीज से या ख़रीदता है उसको इम्पोर्टर बोलते हैं, और जो सेल करता है दूसरी कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो अमेरिका यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है इंडिया में। ठीक है, तो अमेरिका को कमर्शियल बैंक हेल्प करेगी। इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी वो कमर्शियल बैंक हेल्प करेगी अमेरिका को कि वो इंडिया से पैसे ले के अमेरिका को दे सकें। तो फॉरेन ट्रेड में भी कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स टू कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करती है, प्रमोटर्स को हेल्प करती है कि वो उनकी जो कंपनी है उसमें से कैपिटल कैसे रेज करें। इंश्योरेंस, हमने अभी हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क में पढ़ा था, इंश्योरेंस हमको कैसे हेल्प करता है हमारे रिस्क से ओवरकम करने के लिए और हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो मशीनरी है जो हमें प्रोडक्शन में मदद करती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है। बिल्डिंग है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फर्नीचर है जिसमें हमारा गुड्स बन के रखा हुआ है, तो अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो है ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस रिस्क से ओवरकम करने के लिए हमें इंश्योरेंस हेल्प करता है। उसमें क्या होता है, हमें एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम हर महीने या हर साल जो प्रोविज़न होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है। उसके बदले में जो वो भी रिस्क होता है उसको रिकवर करने में हमारी इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है और हमें जो लॉस है वो पे करती है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हमारी कैसे मदद करता है, वेयर हाउस क्या करता है, गुड्स को स्टोर करता है, जिससे कि अगर हमारा गुड्स हमारी शॉप पे या हमारा जो भी बिजनेस प्लेस है वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो इमीडिएटली जाके वेयर हाउस में से वो गुड्स को हम हमारी शॉप पे वापस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जाना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत दूर होती है प्लेस। अगर सपोज़ हमारे घर के पास में भी है लेकिन बाकी सारे
जो एरियाज़ है उनसे दूर होती है। बाकी सारी जो सिटीज़ है, स्टेट है, फॉर एग्जांपल कि अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन हम साउथ रीजन में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, तो दिल्ली से हम तमिलनाडु गुड्स बार बार नहीं लेके आ सकते, तो तमिलनाडु में ही एक वेयर हाउस होगा उसी प्रोडक्ट का, जिससे क्या होगा, अगर आपकी शॉप पे वो गुड्स ख़त्म हो जाएगा तो आप उसमें से वेयर हाउस में से जाओगे और गुड्स को खरीद लोगे। तो वेयर हाउसिंग क्या मदद करता है कि अगर किसी भी टाइम हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो हम इमीजिएटली जाके हमारे स्टॉक भर सकते हैं वेयर हाउसिंग में से जाकर। अगर हम बहुत क्वांटिटी में गुड्स हमारे पास हम स्टोर करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग वेयर हाउस, ठीक है, अगर हम वेयर हाउस नहीं जाते और हमारे शॉप पर ही बहुत सारा गुड्स स्टोर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, या तो वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम से स्टोर है, तो डैमेज होने के उसके चांसेस है और ख़राब होने के भी चांसेस है। जैसे जो अ, कुछ गुड्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उन गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस रहता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो वैसे गुड्स को हम हमारी शॉप पे तो वैसे भी नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम दूसरे गुड्स भी रखते हैं तो चांसेस है कि या तो गुड्स कहीं घूम भी सकते हैं या डैमेज भी हो सकता है, या फिर क्या पता हमारी दुकान पे आग लग जाए तो इतना सारा हमारा नुकसान हो जाए। इससे अच्छा इतना सारा स्टॉक पहले से रखने की बजाय हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक रखें जितना हमको लगता है कि पॉसिबिलिटी है, फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो हम वेयर हाउस से जाकर ले लें। Usually, goods are not sold or consumed immediately after production. They are held in stock to make them available as and when required. Special arrangement must be made for the storage of goods to prevent loss or damage. Warehousing helps business firms to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed. नेक्स्ट स्टेप एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग वो होता है जिससे हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में जनरल पब्लिक को बताते कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे काम कर सकता है, इसके यूजेस क्या है और ये कौन से एज ग्रुप के पर्सन के लिए यूज़फुल है। जैसे कि कोई से भी ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, जैसे हॉर्लिक्स ले लेते हैं हम। हॉर्लिक्स किस बच्चों को टारगेट करता है? वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, वो बच्चे नहीं जो बड़े हो चुके हैं, जो कॉलेज जाते हैं, वो बच्चे जो स्कूल गोइंग है, वो भी मैक्सिमम 9th-10th क्लास तक। तो प्रोडक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि वो क्या है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, कौन से लोगों के लिए, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायपर, डायपर बेबीज़ के लिए आता है और ओल्ड एज लोगों के लिए आता है जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके बारे में हमको पता कैसे चलेगा? हमको एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चलेगा। एडवर्टाइजिंग टेलीविज़न पे या फिर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट पे या यूट्यूब पे या कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उन सब पे एड्स शो होते हैं। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन जो कंपनी का जो बिजनेस ओनर है या जो कंपनी वो बिल्ड करती है जनरल लोगों के साथ या जनरल पब्लिक के साथ, वो जो रिलेशन होता है वो या तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनी ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे जनरल पब्लिक उनको रिकॉग्नाइज करे और उनकी जो इमेज है बहुत अच्छी हो, उनकी एक रेपुटेशन हो और उनकी पॉजिटिव इमेज हो कि हाँ, जैसे कोई कंपनी ने एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, उनने 1000 पेड़ उगाए हैं या ऐसा कुछ टारगेट पूरा किया, तो इससे क्या होता है, उनकी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी होती है कि हाँ, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, एडवर्टाइजिंग इज़ वॉट यू पे फॉर एंड PR इज़ वॉट यू प्रे फॉर। एडवर्टाइजिंग के लिए क्या करना पड़ता है? हमको पे करना पड़ता है, लेकिन PR के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है। हम प्रे करते हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि जनरल पब्लिक हमसे इम्प्रेस हो, कंपनी से इम्प्रेस हो, कंपनी के लोगों से इम्प्रेस हो, कंपनी के जो काम है उनसे इम्प्रेस हो। बोथ एडवर्टाइजमेंट एंड PR एक्टिविटीज़ आर द टूल्स ऑफ कॉमर्स, इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये जो एडवर्टाइजिंग एंड PR एक्टिविटीज़, ये कॉमर्स का एक टूल है जो कि इन्फ्लुएंस करता है और प्रमोट करता है तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को।
Advertising and public relation activities are one of the most important methods of promoting the sale of products and services in a marketplace. Advertising और public relation एक ऐसी मेथड है जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल हो सकती है या सर्विसेज की सेल हो सकती है। क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं वो हर एक कस्टमर के पास नहीं जा सकते कि आप हमारा गुड्स लो, तो पॉसिबल ही नहीं कि हर वो प्रोड्यूसर या ट्रेडर एक एक कस्टमर को जाके बेचे या एक एक कस्टमर से कांटेक्ट करे, तो पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि भाई ये कंपनी का नया प्रोडक्ट आया है, ये कंपनी में कुछ यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता चलेगा ना। जब कस्टमर या कंज्यूमर्स एडवर्टाइजमेंट देखेंगे फिर उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट उनकी कितनी मदद कर सकता है और कितना यूज़फुल है उनके लिए, तभी वो जाके उसको परचेस करेंगे। तो ये क्या करता है, सेल प्रमोट करता है, हाँ, सर्विसेज या प्रोडक्ट की। Thus, for promoting sales, information is made available through advertisement and publicity tools about their features, price, etc. to the potential customers, ताकि उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो सकते हैं और उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है इस प्रोडक्ट की, क्या काम आता है, इसके क्या यूज़ है। Also, there is a need to persuade potential customers and buyers about the utility features, quality, price, competitive information about the goods and service, etc. एडवर्टाइजमेंट में हमेशा हम पे करते हैं, लेकिन पीआर एक्टिविटीज़ में हम कभी भी पे नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑलवेज अ पेड एक्टिविटी वेयर बिजनेस ऑक्यूपाई स्पेस इन प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। PR activities, on the other hand, are normally unpaid, where the business enters into a strategic communication to build a mutually beneficial relationship. PR में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप कंपनी ट्राई करती है कि कस्टमर के साथ या जनरल पब्लिक के साथ वो बिल्ड करे, ताकि उनकी इमेज जो है बहुत अच्छी बन जाए, उनकी रेपुटेशन बढ़ जाए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में हमको पे करना पड़ता है, या तो न्यूज़पेपर के साथ या तो नॉन प्रिंट मीडिया जैसे टेलीविज़न हो गई, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए।